बच्चों, आपका स्वागत है एटॉमिक बायोलॉजी में। आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 और यहाँ पे हम देखेंगे थर्मो का फर्स्ट लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करें विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कह रहा है कि 5 मोल की एक गैस है जो सीरीज ऑफ चेंजेस से गई है, विच मीन्स कि जैसा आपको दिख रहा होगा, पहले वो ए से बी तक गई है, फिर बी से सी पर आई है और सी से वापस ए पर आई है। जहाँ से चली थी ये वापस वहीं पहुँच चुकी है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये जानना चाहता है कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो तो साइक्लिक है, लेकिन जब ए से बी पर जा रहे थे ये किस तरह के प्रोसेस को इंडिकेट कर सकता है, बी से सी पर जब आए थे तो ये किस प्रकार के प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, और सी से जब ए पर जा रहे हैं तो ये किस तरह की प्रोसेस होगी। हमने जब सेकंड लेक्चर देखा था वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस आई थी। वहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस था वो आइसोथर्मल पढ़ाया था मैंने, और आइसोथर्मल वैसी प्रोसेस होती थी जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसी चल रही हो जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने लगे तो उसको आइसोथर्मल कंसीडर करो। कुछ प्रोसेस वैसी होंगी जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट दिखेगा, उसको आइसोकोरिक मान के चलो। कुछ प्रोसेस वैसी होंगी जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिखने लगेगा, आइसोबारिक है। कुछ प्रोसेस वैसी होंगी जहाँ पे हीट सप्लाई नहीं दिखेगा, Q = 0 दिखेगा, उसको एडियाबेटिक लेके चलो। कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, उसको साइक्लिक मान के चलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ए से जब बी तक जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या लग रहा है? जब मैं ए से बी की तरफ मूव करता हूं, मुझे एक बात बताओ, जब मैं ए पर था तो क्या ये मेरा वॉल्यूम था? ठीक। और जब मैं बी पे पहुंचा हूं तब भी क्या ये मेरा वॉल्यूम सेम है कि नहीं है? है। तो जब ए से बी पे जा रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है वो हमारा वो कैसा चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन जब ए पर थे तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कम था, जब बी पे पहुंचे हैं तो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, विच मीन्स के टेम्परेचर तो वेरिएबल है। टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल है। अब मुझे बताओ, वैसी प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट दिखने लगे, क्या वो आइसोकोरिक नहीं होगी? होगी। तो जब ए से बी तक जा रहे हैं ये कैसी इंडिकेट कर रही है प्रोसेस को? आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। बी से सी पर आने से पहले सी से ए तक जा रहे हैं, उसको देख लो। जब सी से ए की तरफ मूव किए हैं उस टाइम पे सी पे थे तो ये हमारा टेम्परेचर था, जब ए पर पहुंचे तब भी हमारा टेम्परेचर क्या सेम है कि नहीं है? है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट दिखेगा, लेकिन वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखो तो जब सी पर था तो मेरा वॉल्यूम कम था, जब ए पे पहुंचा हूं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स के वेरिएबल है, तो वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल है। अब यहाँ से मेरे को बताओ, वैसी प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिखने लगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस तो बहुत आसानी से आपने क्लियर कर लिया, ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है। अब सवाल आता है कि जब बी से सी पर आ रहे हैं तब क्या हो रहा है? इसको ध्यान से देखो। जब मैं बी से सी पर आने की कोशिश करा, टेम्परेचर की बात करते हैं, जब बी पर था तो टेम्परेचर ज़्यादा था, जब मैं सी पर पहुंचा तो टेम्परेचर मेरा कम हो गया, विच मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है कि नहीं है? है। तो जो टेम्परेचर है ये आपका वेरिएबल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वॉल्यूम की बात करते हैं, जब मैं बी पर था तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा था, जब मैं सी पर आया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि जब टेम्परेचर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट कौन होगा? मैं आपको बता दूं, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल है तो उस टाइम पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? सॉरी, आइसोबारिक प्रोसेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आइसोबारिक प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये किसको इंडिकेट करेगा? आइसोबारिक को इंडिकेट करेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जहां पे मैंने बात की कि एक प्रोसेस है जो ए से बी पे गई, बी से सी पे आई, सी से ए पर आई, पूरा प्रोसेस तो साइक्लिक है। लेकिन जब ए से बी की तरफ मूव कर रहे थे तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो आइसोकोरिक है। जब बी से सी की तरफ आए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बदल रहे हैं, ऐसे में कांस्टेंट किसको लेके चल रहे हैं? प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। और जब सी से ए की तरफ मूव करे हैं तो हमारा वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से एक काम करता हूँ, चूंकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, अपन गैस को कैटेगराइज कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैस में, वहाँ पे आपको गैस लॉ भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो आपको काम का लगे ना आप स्क्रीनशॉट उसको ले लो। अपन देखते हैं गैस लॉ। हमारे पास 3 तरह की गैस लॉ हैं जो मेन अभी मैं देखने वाला हूं, है तो और भी, बट मेनली 3 को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। एक है जिसको हम कह रहे हैं बॉयल्स लॉ,
बॉयस लॉ जो है वो रिलेशन बनाता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, और याद रखेंगे वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली होता है प्रेशर के। ऐसा किसका है? बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम अगर इन्वर्सली है प्रेशर के तो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और इसका वाइस वर्सा, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। किसी एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा ही घटेगा। अच्छा, जब वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन अगर आप चेक करेंगे उस टाइम पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज फिर ये रिलेशन पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट रिलेशन वॉल्यूम और प्रेशर का है कि टेम्परेचर भी इसमें आ रहा है। तो जब भी बॉयस लॉ लगाएंगे वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है तो बॉयस लॉ में कौन कांस्टेंट है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। दूसरी जो लॉ है उसको कह रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन कौन बताता है? चार्ल्स लॉ बताता है। अच्छा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है तो कांस्टेंट कौन होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो अभी सवाल में देखे थे कि प्रेशर हमारा क्या होगा? जब वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों में चेंज देखने को मिले तो उस टाइम पे प्रेशर को क्या लेके चलो? कांस्टेंट लेके चलो। तीसरा जो लॉ है वो एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, विच मीन्स कि जितना ज़्यादा मोल लोगे, 2 मोल गैस लिए हो वॉल्यूम कम है, 4 मोल गैस लोगे वॉल्यूम ज़्यादा होगी, 10 मोल गैस लोगे वॉल्यूम और ज़्यादा होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जाएगा, विच मीन्स कि वॉल्यूम डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ मोल के। तो एक है बॉयस लॉ, वॉल्यूम इन्वर्सली है प्रेशर के, दूसरा है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली है टेम्परेचर के, और तीसरा है एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल के। अगर मैं इस तीनों लॉ को आपस में मिक्स कर दूं, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली है प्रेशर के, डायरेक्टली है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल के। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है इसकी जगह पे कांस्टेंट आता है, ये आपको ही पता है। पी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू एन आर टी, एक फार्मूला बनता है। यहाँ पे P जो है वो इंडिकेट करता है प्रेशर को, V जो है ये वॉल्यूम को इंडिकेट करने वाला है, N जो है ये नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करता है, T जो है ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, और R जो है ये गैस कांस्टेंट है, या इसको आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनल को हटा के इसको लाया है। तो ये हमारे पास ये जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये कितनी लॉ से मिलकर बनी है? बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। बॉयस लॉ का मतलब होता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, वॉल्यूम इन्वर्सली होगा प्रेशर के, विच मीन्स कि जहाँ पर भी आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करेगा। और अगर आप पढ़े होगे, बायो के स्टूडेंट होगे आप, आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ा होगा कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपनी थोरैसिक कैविटी को एक्सपैंड करते हैं। थोरैसिक कैविटी जब एक्सपैंड करती है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम के इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होता है बाहर से हवा हमारे बॉडी के अंदर आती है, तो वहाँ पे हम किसको फॉलो करते हैं? बॉयस लॉ को फॉलो करते हैं। अच्छा, चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वहाँ पे मोलरिटी पढ़ने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि मोलरिटी की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने से बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे लीटर जो है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, विच मीन्स कि मोलरिटी में वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बदलेगा तो मोलरिटी भी बदलेगी, और वॉल्यूम डायरेक्टली होता है किसके? टेम्परेचर के। ऐसा किसने कहा था? चार्ल्स लॉ ने कहा था। तो अगर टेम्परेचर को मैं बदल दूं, विच मीन्स कि मैं वॉल्यूम को बदल रहा हूं, और अल्टीमेटली वॉल्यूम के बदलने से मोलरिटी भी बदलेगी। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया था? मोलरिटी को हटाया था और उसकी जगह पे लाया मोलैलिटी को। मोलैलिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। kg मतलब मास, और मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी जो लॉ है हमारे पास वो एवोगैड्रो लॉ है, वॉल्यूम डायरेक्टली है नंबर ऑफ मोल के। अगर इस तीनों को मिक्स कर दें तो एक फार्मूला बनता है PV इज इक्वल टू nRT, और ये आइडियल गैस इक्वेशन है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, T टेम्परेचर है। अब कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस लॉ को फॉलो करती हैं, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। जो गैसेस PV इक्वल टू nRT को फॉलो करती हैं उसको हम कहते हैं आइडियल गैस, और जो गैसेस इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं उसको हम कहते हैं नॉन आइडियल गैस या फिर रियल गैस। तो इसको मैं क्लासीफाई करके लिख देता हूँ, आपको अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप भी लिख लेना। गैसेस को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है हमारे पास आइडियल गैस और दूसरी हमारे पास नॉन आइडियल गैस। इसी को रियल गैस भी कहते हैं। ये जो आइडियल गैस है
follow ideal gas equation, or non-ideal gas not follow the ideal gas equation, not follow the ideal gas equation। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए लिखना चाहें कंडीशन तो कैसा लिखेंगे? चूंकि ये फॉलो कर रहा है तो PV बराबर होगा किसके? nRT के। ये फॉलो नहीं कर रहा है तो PV इज नॉट इक्वल टू किसके? nRT के। ये दो कंडीशन बहुत बेसिक है। तो ओवरऑल गैसेस भी आपके पास दो तरीके की आ गई। आइडियल गैस वो जो PV इक्वल टू nRT विच मीन्स के आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। दूसरी है नॉन आइडियल गैस जिसको रियल गैस भी कहते हैं, ये PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ तक एक बार आप कवर कीजिए, उसके बाद हम लोग कवर करते हैं थर्मो का फर्स्ट लॉ। आइए अब देखते हैं थर्मो का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पे। और एनर्जी का कंजर्वेशन आपको पता होगा कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोचो, जो सन से लाइट आती है उसमें सोलर एनर्जी है। हम क्या करते हैं, एक सोलर पैनल लगा देते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर उसको यूज़ करते हैं घर के उपकरण को चलाने में। तो ऐसे ही एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं बट क्रिएट नहीं कर सकते। हमने वो एनर्जी क्रिएट नहीं करी है, सोलर एनर्जी के फॉर्म में हम तक आई थी और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो थर्मो का जो फर्स्ट लॉ है ये कंप्लीटली बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पे। और एनर्जी का कंजर्वेशन आपको पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। अब इसको समझने के लिए मैं कहता हूं कि आप एक सिस्टम ले लो, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम ले लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आते हैं जिससे सवाल बनेंगे आपके, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होना है। अब देखो, मान के चलो हमारे पास लेट दैट the internal energy of the system is U1। हमारे पास एक सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी? U1 थी। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी जब मैं कहता हूं विच मीन्स के सिस्टम के अंदर रहने वाली जो जितनी एनर्जी है वो सब की सब क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी, जो शुरू में क्या थी? U1 थी। अब नाउ एनर्जी ट्रांसफर occur from surrounding to the system in the form of heat supply Q and वर्क डन W। आपको पता है मैंने पहले भी बात कर रखी थी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ दो मोड हैं, या तो आप हीट की सप्लाई करो या फिर आप वर्क डन करो। तो एक ऐसा सिस्टम मैं लेके चल रहा हूं जिसकी शुरू में एनर्जी U1 थी, अब हमने उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर कराया है, एनर्जी अंदर जा रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम है, तो Q की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, वर्क डन हम कर रहे हैं तो W की वैल्यू भी पॉजिटिव लेके चल रहा मैं अभी, ठीक ना। तो हमने एनर्जी का ट्रांसफर कराया हीट सप्लाई के फॉर्म में और वर्क डन के फॉर्म में। तो अब क्वेश्चन है कि क्या अंदर की इंटरनल एनर्जी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। पहले से U1 था, अब उसमें Q भी आया है, अब W भी आया है। देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स U2। इनिशियल वैल्यू हमारे पास U1 थी, फाइनल क्या हो गया? U2 हो गया। और U1 से U2 हुआ क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर हीट भी डाला है और हमने वर्क डन भी किया है, विच मीन्स कि हमारे पास ये एक सिस्टम था। इस सिस्टम के अंदर शुरू में U1 नाम की इंटरनल एनर्जी थी, फिर हमने इसके अंदर Q हीट सप्लाई भी कर दिया और हमने इसके अंदर वर्क डन भी किया। तो अब मेरा सवाल है कि क्या इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी बदलेगी? आप बोलोगे बिल्कुल बदलेगी। U1 से क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी। अब इस U2 के पास क्या क्या होगा? तो पहले से तो U1 था, उसके साथ आपने क्या दे दिया? Q दे दिया, उसके साथ आपने क्या दे दिया? वर्क डन W दे दिया। तो यहां से अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कह सकते हो क्या? U2 जो है वो बराबर होगा U1 प्लस Q प्लस W के। बिल्कुल होगा ना बराबर। अगर मैं U1 को इस साइड ले आऊं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W लिखेंगे। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज को बताता है और इंटरनल एनर्जी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। हमने बात कर रखी थी कोई भी स्टेट फंक्शन हो वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, तो उसका चेंज कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। इंटरनल एनर्जी एक तरह का स्टेट फंक्शन है, तो विच मीन्स कि अगर आप फाइनल में से इनिशियल को घटा दो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। U2 माइनस U1 को आप लिख सकते हो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। यही है थर्मो का फर्स्ट लॉ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम
ऑफ हीट सप्लाई एंड वर्क डन। कैसे लिख सकते हो आप? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाई एंड वर्क डन, इक्वल टू दी सम ऑफ, एक्चुअली ना, इक्वल टू दी सम ऑफ हीट सप्लाई एंड वर्क डन। क्लियर? बहुत बेसिक है। तो थर्मो का जो फर्स्ट लॉ है बहुत आसान लॉ है और इससे क्वेश्चन बनते हैं इजी वे में नीट के लिए। जेईई के क्वेश्चन भी आते हैं इससे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को घुमाकर पूछेगा। नीट में डायरेक्ट तो दिखते हैं इससे क्वेश्चन। तो थर्मो का फर्स्ट लॉ कंप्लीट मैं रिकॉल करा दूं, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने एनर्जी दी है तो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां पर रहेगी ही रहेगी। तो हमारे पास शुरू में इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने जो हीट सप्लाई की वो कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में, आपने जो वर्क डन दिया वो भी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में, और इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी बनी वो U2 हो गई। तो अब U2 के पास क्या क्या होगा? तो शुरू में इसके पास U1 तो था ही, फिर आपने Q भी दिया है, आपने W भी दिया है, तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। यहाँ से U1 को अगर आप इस साइड लेके आओगे तो U2 माइनस U1 विच मीन्स के डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q प्लस W के चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू दी सम ऑफ हीट सप्लाई एंड वर्क डन। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे थर्मो के, बट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। आइए अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनामिक प्रोसेस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है और कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक एक करके थर्मोडायनामिक प्रोसेस लेंगे और उसके अंदर थर्मो का फर्स्ट लॉ किस तरह से काम करता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आपको पता है? ये एक वैसी प्रोसेस है जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा T इक्वल टू 0 मिलेगा? मिलेगा। अब आइसोथर्मल के साथ बहुत नोट करके एक बात याद रखिएगा, हम बात करने वाले हैं आइडियल गैस की। अभी बात किया था ना, गैसेस दो प्रकार की होती हैं, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। तो नोट करके आइडियल गैस के लिखिएगा, फॉर आइडियल गैस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी is the function of temperature only, विच मीन्स कि अगर हमारे पास आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी पे नहीं करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन इसी से बनेंगे कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। विच मीन्स दैट इज इफ टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा T इक्वल टू 0 लेंगे? बिल्कुल लेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0, और अगर डेल्टा T 0 है, आइडियल गैस है, तो इस टाइम पे डेल्टा U भी 0 लेकर चलेंगे। तो कभी भी सवाल में ध्यान देना, अगर वहाँ पे मेंशन कर दे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस है, तो आइसोथर्मल बता के वो ये कहना चाहता है कि डेल्टा T 0 है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, और आइडियल गैस देख के वो ये बताना चाहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो सवाल में ये दोनों लाइन ध्यान देंगे आप। आइसोथर्मल और आइडियल गैस जैसे ही दिख जाए, डेल्टा T भी 0 लेके चलो, डेल्टा U भी 0 लेके चलो। ठीक है, अब थर्मो का फर्स्ट लॉ लगाओ। क्या आपको पता है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। और अगर आइडियल गैस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो डेल्टा U की जगह पे क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, और जैसे ही 0 डालोगे Q प्लस W, यहां से आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। लेकिन ये कब आया है? जब डेल्टा U हम 0 लिए हैं, और डेल्टा U 0 लेने के पीछे का कंडीशन क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर कौन सी गैस? आइडियल गैस। तो बहुत ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जहाँ पे वो शुरू में कहीं पे एक लाइन में मेंशन कर देगा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है, डेल्टा U हमारे मन में आना चाहिए 0 होगा। तो एक बार आप इसको देख लो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। आइसोथर्मल ऑल क्लियर है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 होगा। याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।
और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा यू अगर ज़ीरो है तो डेल्टा टी भी ज़ीरो होगा, डेल्टा टी ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा। लेकिन ये तब जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी और आइडियल गैस होगा, इसके सिवा कहीं पे ये एप्लीकेशन नहीं लगानी है। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सेकेंड नंबर पे देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस वैसी प्रोसेस होती है जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम जो है हमारा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और एक बात बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है विच मीन्स कि मैं कहना चाहता हूं डेल्टा वी इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात बताओ, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी का कहीं पे आपने नाम सुना था? सुना था। जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते थे ना, वर्क डन W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जैसा फॉर्मूला मैंने कहा था, और माइनस रखना था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क डन क्या होगा? 0। इफ डेल्टा वी इक्वल टू 0 देन W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू 0, कितना आएगा? 0। तो क्या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होता है? होता है। अब फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है विच मीन्स के डेल्टा U डायरेक्टली बराबर हो जाएगा Q के, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। यहाँ नोट करके एक शानदार बात मैं आपको कह रहा हूँ, उसको लिखिएगा। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to the change in internal एनर्जी। विच मीन्स कि अगर हमने हीट सप्लाई किया है लेकिन कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम है विच मीन्स कि वर्क डन कैसा है? 0 है। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी विच मीन्स कि वर्क डन कैसा है? 0 है। तो अब इंटरनल एनर्जी को चेंज करने वाला कौन है? ओनली हीट सप्लाई, क्योंकि वर्क डन हम कर नहीं रहे ना, कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया तो वर्क डन 0 लेके चल रहे हैं। मतलब जितनी भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? हीट सप्लाई होगा। तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसको आप कह सकते हो क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे क्यू वी किसको इंडिकेट करता है? क्यू वी इंडिकेट करता है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये एप्लीकेशन बनता है कि जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं उस टाइम पे वर्क डन हमें 0 मिल जाता है, और अगर वर्क डन 0 मिल गया है तो डेल्टा यू डायरेक्टली बराबर हो जाता है हीट सप्लाई के। तो आप कह सकते हो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसका एप्लीकेशन आगे आएगा क्योंकि क्यूवी का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। आगे पढ़ेंगे। क्यूवी का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, और ये बहुत हेल्प करता है विच मीन्स के डेल्टा यू का भी फॉर्मूला बना सकते हो एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि क्यूवी किसके बराबर है? डेल्टा यू के बराबर है, और क्यूवी का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। तो क्यूवी की जगह पे डेल्टा यू को रख दोगे तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, एनसीवी डेल्टा टी। बट ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो आप पहले आइसोकोरिक प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या आपको पता है वैसी प्रोसेस जहां पे हीट सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, क्यू की वैल्यू 0 है ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो चलो तीसरी प्रोसेस देखते हैं, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या, एक बात बताओ, वैसी प्रोसेस जहां पे हीट सप्लाई नहीं हो रही है, नो हीट सप्लाई, क्या वैसी प्रोसेस को एडियाबेटिक कहते हैं? और अगर हीट सप्लाई नहीं हो रही है तो क्यू की वैल्यू क्या लेके चलोगे? 0 लेके चलोगे। अब फॉर्मूला पे आ जाओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? वर्क डन के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ऑप्शन नंबर ए डेल्टा यू बराबर होगा वर्क डन के, ऑप्शन नंबर बी डेल्टा यू बराबर होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन के। दोनों में से कोई एक तो होगा, क्योंकि जैसे ही एडियाबेटिक है इसका मतलब कि क्यू इक्वल टू 0 है, तो अब इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। एक्सपेंशन से यहां पे ध्यान देना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। मैंने 2 बात बताई थी, अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क डन बाय
सिस्टम होता है और वर्क डन को कैसा लेके चलते हैं, निगेटिव लेके चलते हैं। तो क्या वर्क डन निगेटिव देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है, तो जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिखे तो डेल्टा यू बराबर होगा किसके, निगेटिव ऑफ वर्क डन के। और दूसरा क्वेश्चन लो, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन अगर कहीं पे कह दूं मैं कि एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, अभी भी एडियाबेटिक है, तो क्या डेल्टा यू डायरेक्टली होगा डब्ल्यू के, होगा, तो डेल्टा यू बराबर होगा डब्ल्यू के। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम, गैस पिस्टन नीचे जा रहा है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, पिस्टन नीचे जा रहा है, और पिस्टन नीचे तभी जाता है जब ऊपर से प्रेशर लगाया जाए, और ऊपर से हम पिस्टन पे काम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन सिस्टम। और ऐसे में डब्ल्यू को क्या लेके चलते हैं जी, पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, पॉजिटिव वर्क डन के। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये दो आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस वैसी प्रोसेस होती है जहां पे हीट सप्लाई हम जीरो रख रहे हैं, विच मीन्स का क्यू इक्वल टू जीरो है। अगर आप यहां पे क्यू की वैल्यू जीरो डालोगे, डायरेक्टली चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर आ जाएगा वर्क डन के। अब यहां से ध्यान दो, अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है विच मीन्स के गैस ऊपर जा रही है, एक्सपेंशन का मतलब गैस का फैलना, और गैस फैलेगा तब जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। याद है जब मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक पिस्टन होता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे आ सकता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्सपेंशन का केस होगा। जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा वॉल्यूम कमेगा और ये कंप्रेशन का केस होगा। पिस्टन जब तुमको ऊपर जाता दिख जाए तो समझ जाओ गैस ने काम किया है, वर्क डन को निगेटिव लेके चलना। पिस्टन जब नीचे आता दिख जाए तो समझ जाओ कि हमने पिस्टन पर काम किया है, वर्क डन को पॉजिटिव लेके चलना। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन दिख रहा है मतलब सिस्टम ने खुद काम किया है, गैस खुद फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, तो जो डेल्टा यू है वो निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव नहीं लेना है। लेकिन एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर आपको दिख जाए तो फिर डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। अच्छा यहां पे लॉजिक लगाओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है विच मीन्स कि गैस को काम करना है, मुझे काम करना है, और जैसे फास्ट हम लोग करते हैं, फास्ट के टाइम पे हम लोग बाहर से कुछ नहीं खा रहे, तो अब हमारी बॉडी जितनी भी एक्टिविटी कर रही है क्या उसमें स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर रही है कि नहीं। पहले जो हमने खाया था और वो हमारे बॉडी में स्टोर था, क्या उस एनर्जी को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ऐसे ही एक ऐसा सिस्टम है जो एडियाबेटिक है, मतलब बाहर से वो हीट नहीं ले रहा है लेकिन वो एक्सपेंड कर रहा है, विच मीन्स कि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गैस ने जो काम किया होगा क्या उसको एनर्जी खर्च नहीं हुई होगी, हुई होगी, और वो एनर्जी कहाँ से लाया होगा, वो इंटरनल एनर्जी की वजह से। तो जितना ज़्यादा वर्क डन होता जाएगा इंटरनल एनर्जी उतनी ही कमती जाएगी, इसीलिए इंटरनल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन है, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है बाहर से कोई हीट नहीं ले रही है, जो भी वर्क डन कर रही है वो अंदर की एनर्जी को यूज़ कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी कमती जाएगी और डेल्टा यू निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। एक बार आप इसको देख लो तो फिर नेक्स्ट चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। प्रोसेस नंबर 4, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कौन करते हैं, स्टेट फंक्शन करते हैं, विच मीन्स का साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या मिलेगा, जीरो। अब मुझे बताओ क्या इंटरनल एनर्जी एक तरह का स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल है। तो डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या आपको जीरो नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि डेल्टा यू निकालने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल करना पड़ेगा। सिस्टम जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो जितना u1 है उतना ही u2 है, तो ऐसे में जीरो नहीं आएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह पे क्या रखना है, जीरो रखना है, चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो जीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां से क्यू जो आ जाएगा ये निगेटिव वर्क डन आएगा। ये ठीक वैसा आ रहा है जैसा कि आपने आइसोथर्मल और आइडियल गैस कंडीशन में देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइडियल गैस थी, तो डेल्टा टी जीरो होने की वजह से डेल्टा यू भी जीरो हो गया था। और जब भी डेल्टा यू जीरो होगा जो हीट सप्लाई है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाई निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। इतनी बातों को ध्यान रख लीजिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जैसे ये साइक्लिक है तो ध्यान दीजिएगा सवाल में साइक्लिक कंडीशन कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ठीक है। तो कंडीशन आप सवाल में देखेंगे। एक लास्ट बच गया है, उसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। आप इसको देख लो तो वो एप्लीकेशन भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट पांचवा देखिए, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसको समझने के लिए पहले एक पिस्टन बनाते हैं, बहुत शानदार सा। देखो ये हमने एक बनाया है सिस्टम, सिस्टम में लगा दिया एक पिस्टन, पिस्टन फ्रीली मूविंग है, इसके अंदर में हमने भर दिया है गैस। अब आपको पता है ऊपर से जो प्रेशर लगता है इसको कहते हैं पी एक्सटर्नल, नीचे से जो प्रेशर लगता है इसको कहते हैं पी इंटरनल। अगर एक्सपेंशन का कंडीशन है इसका मतलब पिस्टन मूविंग अपवर्ड है कि नहीं है, पिस्टन मूविंग अपवर्ड है। अगर पिस्टन को ऊपर जाना है तो किसके अगेंस्ट में जाना होगा, पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट में, क्योंकि पी एक्सटर्नल नहीं चाहता है कि पिस्टन ऊपर जाए। पी एक्सटर्नल ऐसे लगने वाला प्रेशर है, ये चाहता है पिस्टन नीचे की तरफ जाए, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है तो पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है तो किसके अगेंस्ट में चल रहा है, पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट में चल रहा है। फिर सवाल पे ध्यान दो, ये कह रहा है फ्री एक्सपेंशन है, इसका मतलब बाहर में रोकने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर में पी एक्सटर्नल नहीं लगे? तो ये बात बताओ, ये पी एक्सटर्नल लगाने वाला बाहर में कौन, एयर। बाहर में जो एयर है यही तो पिस्टन पे प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेरिक एयर ऊपर से। अगर मैं इस एयर को हटा दूं तो क्या पी एक्सटर्नल लगाने वाला कोई बचेगा, नहीं बचेगा। तो इफ एयर रिमूव, क्या वैक्यूम कंडीशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऊपर से हमने क्या किया, पूरी हवा को हटा दिया, वैक्यूम कंडीशन हो गई। अब ऊपर में अगर हवा नहीं है तो क्या कोई है प्रेशर लगाने वाला, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लेके चलोगे, 0। और जब पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तभी तो इस पिस्टन को ऊपर जाने से रोकने वाला कोई नहीं है। और यहां पे आपको दिखेगा फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस दिखे तो दो बातें मन में लाइएगा कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी दिखने वाली है, वैक्यूम कंडीशन, विच मीन्स के बाहर में कोई हवा नहीं है, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होगी तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0। ऐसे में वर्क डन जब निकालोगे तो 0 इंटू डेल्टा वी कितना आएगा, 0। तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो सवाल इसके क्वेश्चन आ रखे हैं जेई और नीट में, मैं भी आपको करवा देता हूं, आप इसको एक बार समझ लो। तो वो दोनों क्वेश्चन जेई में भी आ रखे हैं और नीट में तो दो बार आ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सोचो, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस जैसे ही सवाल में दिख जाए या वैक्यूम कंडीशन दिख जाए, डायरेक्ट वो फ्री एक्सपेंशन नहीं लिखेगा तो वैक्यूम कंडीशन लिख के देगा। और वैक्यूम कंडीशन का भी मतलब सेम ही है कि बाहर में हमने किसी हवा को नहीं रखा है। अगर बाहर में कोई हवा नहीं है तो ये जो पी एक्सटर्नल नीचे की तरफ लग रहा था वो तो गायब हो गया, तो पिस्टन को ऊपर जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। अगर पिस्टन को ऊपर जाने के रोकने वाला कोई ना है तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, पिस्टन आराम से ऊपर जाएगा, गैस को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर गैस को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो वर्क डन कैसा लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो ये सब प्रोसेस थे जो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से रिलेट होते थे। इससे क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको एक बार लिखो। तो मैं इससे नीट और जेईई में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये या तो नीट में आ रखे हैं, जेईई में आ रखे हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस से क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई में 2020 में आ रखा है। क्या कह रहा है, देखो 5 मोल ऑफ एक आइडियल गैस है, 5 मोल की आइडियल गैस है जो एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर एक्सपैंड करती है वैक्यूम कंडीशन में, और इसका वॉल्यूम हो जाता है डबल। तो ये पूछा है वर्क डन क्या होगा। अब इतना बड़ा सवाल को सोचने बैठ जाओ कि सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या आपको वैक्यूम कंडीशन दिख रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है किसमें, वैक्यूम में। और जब भी गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करती है मतलब बाहर में कोई हवा नहीं है प्रेशर लगाने के लिए, पी एक्सटर्नल क्या लेके चलोगे, 0। और जैसे ही पी एक्सटर्नल 0 रखोगे वर्क डन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो बिना सॉल्व किए आंसर आया कि नहीं, वैक्यूम दिख जाए 0। ये क्वेश्चन देखो AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। अभी भी एक्सपेंड कर रही है लेकिन कहां एक्सपेंड कर रही है, वैक्यूम में। और जैसे ही वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी पी एक्सटर्नल 0, वर्क डन इक्वल टू 0। खत्म करो सवाल को। तो ये दोनों सवाल तो बहुत ईजी थे, एक्सपेंड दिख जाए, वैक्यूम दिख जाए, वर्क डन 0, एक्सपेंड दिख जाए, वैक्यूम दिख जाए, वर्क डन 0। अब इस सवाल को देखो, यहां पे कंडीशन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है, क्या क्या दे रखा है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है। ठीक, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है तो पी एक्सटर्नल इसने कह दिया 0 है तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा ये कह रहा है एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। पहले तो देखो, अच्छा ऑप्शन नंबर ए तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमें एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये कह रहा है Q 0 के बराबर नहीं है, ये तो पहले ही हटा दो इसको।
दूसरा, अगर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है तो वर्क डन भी क्या होना चाहिए, जीरो, लेकिन इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है कि वर्क डन आपका जीरो नहीं है। इस दोनों को भी हटा दो, बच गए कौन से, ये वाले और ये। अब एक काम करते हैं, क्या इस सवाल में कहीं पे आपको आइडियल गैस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या डेल्टा टी भी जीरो नहीं होगा? होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था आइडियल गैस में टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे से चल रहे हैं। आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, वो भी नहीं बदलेगा। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा यू का वैल्यू भी जीरो होगा। पहले हम निकालते हैं डेल्टा यू। क्या आप ऐसा कह सकते हो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू? और इस प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू भी जीरो है, W की वैल्यू भी जीरो है, तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर डेल्टा U की वैल्यू चेक करनी रहे इस प्रोसेस में क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस इफ डेल्टा U इक्वल टू जीरो देन डेल्टा T ऑल्सो जीरो होना चाहिए। तो अब बताओ कौन सा, Q इक्वल टू जीरो है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है, वर्क डन इक्वल टू जीरो है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो तब होता है जब डेल्टा यू जीरो नहीं होता। अच्छा, एक और काम करो, अभी मैंने आपसे बात किया था ना, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। QV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा टी, और QV बराबर होता है किसके, QV बराबर होता है किसके, डेल्टा यू के। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। यहां से अगर डेल्टा टी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाई NCV करेंगे। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी निकाल रखे हैं, जीरो निकाल रखे हैं, डिवाइड करेंगे किससे, NCV से। यहाँ से भी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो आनी ही आनी है, क्योंकि डेल्टा यू हमारा क्या है, जीरो है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ रखे हैं, नीट में आ रखे हैं। तो आप सोचो, सेम क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया, पहले नीट में आया था ये, फिर 2020 या 24 में ये रिपीट हुआ है जेईई मेन में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ क्या करना है, कंडीशन पे, थर्मो के शुरू के जो फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें कंडीशन बहुत मैटर करती है कि आइसोथर्मल कहीं पे लिख देगा, कहीं पे एडियाबेटिक लिख देगा, फ्री एक्सपेंशन लिख देगा, वैक्यूम लिख देगा, और इससे कंडीशन जनरेट करो कि कौन सी कंडीशन डेवलप होने वाली है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर में हमने देखा कि हमारा थर्मो का जो फर्स्ट लॉ है वो कंप्लीट एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक सिस्टम लिया। हमने कहा शुरू में इसकी जितनी एनर्जी थी सब U1 के बराबर थी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब इसमें एनर्जी ट्रांसफर करो, विच मींस कि बाहर से आप हीट सप्लाई कर दो, बाहर से थोड़े वर्क डन डाल दो। अब अंदर की इंटरनल एनर्जी बदल के हो जाएगी U2। U2 जो है वो बराबर होगा, पहले U1 था आपके पास, आपने फिर Q डाला है, फिर W डाला है, तो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। यहां से हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। इसके बाद वेरियस प्रोसेस में हमने इस फॉर्मूला को चेक करके देखा, तो हमें पता चला कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, ध्यान देना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो तो ऐसे में डेल्टा T जीरो तो होगा ही, साथ में डेल्टा यू भी जीरो होगा, क्योंकि आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और किसी पे डिपेंड नहीं करती। आइडियल गैस में टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदलेगा, डेल्टा यू भी जीरो मिलेगा। तो ऐसे में जब भी डेल्टा यू जीरो मिले, क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन मिलेगा। दूसरा प्रोसेस था आइसोकोरिक, वैसी प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। पता है वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब, जब भी आप थर्मोडायनामिक प्रोसेस को एज्यूम करो तो एक सिस्टम एज्यूम करो, बीच में लगा है पिस्टन। पिस्टन अगर ऊपर जाए तो वॉल्यूम बदल सकता है, पिस्टन अगर नीचे आए तो वॉल्यूम बदल सकता है। तो जब मैं कह दूं कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, विच मींस कि पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क डन कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो ये बोर्ड है, मैं इसे प्रेशर लगा रहा हूं और ये मूव ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पे फिक्स है, तो क्या इसको वर्क डन मानोगे आप? नहीं मानोगे। भले ही मैं कितना इस पर फोर्स लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा वर्क डन तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो पिस्टन या तो ऊपर जाए, पिस्टन या तो नीचे जाए, तभी वर्क डन होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है, विच मींस कि पिस्टन अपनी जगह फिक्स है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। पिस्टन ऊपर चला जाता तो एक्सपेंशन हो जाती, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता। पिस्टन नीचे चला आता तो कंप्रेशन हो जाता, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन होता। लेकिन पिस्टन अपनी जगह रुक गया है, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन जीरो है तो डेल्टा यू डायरेक्टली बराबर होगा क्यू के। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रख के हम हीट सप्लाई करेंगे
करेंगे तो ये डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, क्योंकि वर्क डन तो हो नहीं रहा है, तो जो हीट सप्लाई होगी वही डायरेक्टली इफेक्ट करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। नेक्स्ट वन था हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। वैसी प्रोसेस जहां पे Q इक्वल टू 0 है और Q इक्वल टू 0 लगे तो डेल्टा U डायरेक्टली बराबर हो जाएगा वर्क डन के। उसके बाद की प्रोसेस देखी थी हमने जहां पे साइक्लिक कंडीशन थी, और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, स्टेट फंक्शन में चेंज 0 और इंटरनल एनर्जी एक तरह का स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर होगा। फिर हमने देखा था फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक ऐसी कंडीशन जहां पे पिस्टन को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक रहा है, और ऊपर में अगर कोई नहीं रोक रहा है मतलब हवा जो है उसको हमने हटा दिया है, वैक्यूम की कंडीशन बना दी है, P एक्सटर्नल को हमने 0 रख दिया है, तब भी वर्क डन आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रही है, वर्क डन 0, वैक्यूम कंडीशन में वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू 0। तो होप्स हो कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार कंप्लीट इसको बढ़िया से देखना, और हाँ अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी जरूर देखो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डालो, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, जिससे पता तो चले कि आप इसको पसंद कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप देखते रहिए, बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा।